Next property is that charge always flows from high electric potential to the low electric potential. So this is property number 8. Okay, charge always flows from from high potential to low potential. Okay, बॉडी चार्ज फ्लो कब करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही चार्ज फ्लो होता है. ओके, so it does not depend on how much amount of charge that is possessed by body, but it depends on the potential of that body. Okay, suppose मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, suppose first body has a charge of 25 coulomb, ठीक है, and there is another body which is having 20 coulomb charge. There are two bodies. फर्स्ट बॉडी का चार्ज कितना है? 25 कूलम. सेकंड बॉडी का चार्ज कितना है? 20 कूलम. मैंने यहाँ पे अगर कनेक्शन दिया तो चार्ज, सो दिस इज सपोज ए, दिस इज सपोज बी, चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? ए टू बी और बी टू ए, कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा? क्या आप बता सकते हैं? देयर आर टू बॉडीज. बॉडी ए हैज 25 कूलम ऑफ चार्ज and body B has 20 coulomb of the charge. Okay, करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट. ए टू बी फ्लो नहीं करेगा, ये चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, इसलिए मैंने बताया. ओके, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय यूजिंग दिस चार्ज ए का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, बी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, एंड इफ पोटेंशियल ऑफ बी इज मोर then charge flows from B to A. Okay, so चार्ज कहां से, किस बॉडी से किस बॉडी फ्लो होगा, ये चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसके पोटेंशियल पे डिपेंडेंट रहता है. ओके, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको बता देता हूं मैं. सपोज देयर आर टू स्पीयर्स. ओके, इसका चार्ज है सपोज 100 कूलम, 100 कूलम, एंड इसका रेडियस सपोज r है. ओके, और इसका चार्ज है 100 कूलम एंड इसका रेडियस कितना है? r है. इसका चार्ज है सपोज 80 कूलम एंड इसका रेडियस r/2 है, और ये मैंने कनेक्ट किए. तो पहली फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट थिंग इज दैट चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी को फ्लो होगा और कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमें निकालना है. नाउ इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द सेकंड टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का जो टॉपिक है, इसके आगे ये टॉपिक खत्म होने के बाद वो है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है एक्चुअली. फिर भी अभी मैं आपको बता सकता हूँ. अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस. पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है. पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r. ठीक है, अभी पहले का पोटेंशियल निकाला तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 को मैं एक कांस्टेंट k कंसीडर करता हूं. पहले का चार्ज है 100 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, और दूसरे का पोटेंशियल k इंटू 80 डिवाइडेड बाय r/2, मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय r. सो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं पोटेंशियल किसका ज्यादा है? पोटेंशियल सेकंड बॉडी का ज्यादा है. तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? बॉडी बी से बॉडी ए को फ्लो होगा कनेक्शन करने के बाद. ओके, सो दैट विल बी द आंसर. सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए. इस तरह से आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, चार्ज नहीं देखना है. पोटेंशियल इज गिवन बाय फॉर्मूला KQ/R. KQ/R ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए. चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर. जिसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उस बॉडी से
जिसका पोटेंशियल कम है उस बॉडी तक चार्ज फ्लो होगा. ओके, and how much charge flows that we will study in the second topic, that is electric potential. Electric potential में हम देखेंगे कितना चार्ज बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ जाएगा. मतलब बॉडी ए का चार्ज 100 से ज्यादा हो जाएगा एंड बी का चार्ज 80 से कम हो जाएगा, बिकॉज सम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. ओके, सो दिस इज सिमिलर टू द 2 वाटर टैंक कनेक्टेड बाय ए पाइप. ओके, देखिए ये जो है सिमिलर टू द 2 वाटर टैंक है. सपोज ये फर्स्ट वाटर टैंक है, इसमें सपोज वाटर है, फर्स्ट वाटर टैंक में वाटर है सपोज 1000 लीटर, और दूसरा एक वाटर टैंक है उसमें वाटर है सपोज 20 लीटर. ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, ये 2 वाटर टैंक को मैंने कनेक्ट किया तो वाटर कहाँ, किस टैंक से किस टैंक को फ्लो होगा. दिस इज टैंक ए, दिस इज टैंक बी. एक टैंक में 1000 लीटर वाटर है और दूसरे टैंक में 20 लीटर वाटर है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो होगा, 1000 टू 20 और 20 टू 1000? क्या आप बता सकते हैं? ये डिपेंड किस पर करेगा, इसके वाटर लेवल, वाटर हेड पे डिपेंडेंट करेगा. सपोज 1000 लीटर का लेवल यहाँ पे है एंड 20 लीटर का लेवल यहाँ पे है. ये मैंने टैप, सपोज बीच में टैप है, ये ओपन किया, वॉल है बीच में वॉल, ये वॉल ओपन किया तो क्या हो जाएगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल ना. ये वाटर कहाँ पे कितना ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, वाटर का लेवल कहाँ पे ज्यादा है वो मैटर करता है. उसी तरह से ये भी है. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. हाइट, अगर 1000 लीटर का हाइट ज्यादा है और 20 लीटर का वाटर लेवल का हाइट कम, मतलब वाटर लेवल कम है 20 लीटर का, तो 1000 से 20 फ्लो होगा. अगर दोनों साइड वाटर लेवल सेम है, 1000 लीटर में जो वाटर लेवल है वही वाटर लेवल 20 लीटर वाटर टैंक में भी है और कनेक्ट किया, तो वाटर फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेवल सेम है. इसी तरह से अगर दो बॉडी का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं होता है. ओके, चार्ज कब फ्लो होता है, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए. एंड पोटेंशियल, जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उस बॉडी से चार्ज निकलेगा. ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस केस? समझ में आया क्या? देखिए, so charge always flows from a body at high potential to a body at low potential. Okay, high electric potential to the low electric potential. It does not depend on amount of charge that is contained by that body, similar to the 2 water tanks. After that, charge at rest produces only electric field. Next property, property number 9. अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या करता है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही उसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. एंड चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, ओके, यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एंड एक्सेलरेटेड मोशन में है तो यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एंड इट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी. ओके, so remember these 3 sentences. These are very important sentences. First is that when charge is at rest, charge at rest produces only electric field, produces only electric field. Okay, after that, charge in uniform motion. ओके, चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ओरिजिन एक ही है, चार्ज. एंड इसलिए हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आप बार बार एक वर्ड सुनते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन. ठीक है,
सो दोनों का ओरिजिन एक ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ओनली. ओनली थिंग इज दैट व्हेन चार्ज रेस्ट पे रहता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो मतलब वेलोसिटी में, मोशन में चार्ज अगर रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. सो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक ओरिजिन, मैग्नेट का ओरिजिन चार्ज इन मोशन है, एंड उसके बाद चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन. चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इन एडिशन टू दैट इट आल्सो emits energy, radiates energy. It produces electromagnetic waves. Electromagnetic waves produce करता है. Okay? When charge is in accelerated motion, it produce electric field, magnetic field, and radiates energy. Radiates energy in the form of electromagnetic waves. Okay, so जो electromagnetic waves है, X-rays, gamma rays, after that visible light, ultraviolet light, infrared waves, microwaves, okay, radio waves, all these are produced by the charge only. Okay, and charge electromagnetic waves कब produce करता है? जब वो accelerated motion में है तब. ठीक है. So in this way, charge is responsible for all these things. It produces electric field, it produces magnetic field, and it also produces electromagnetic waves. Next is that body can have mass without charge, but cannot have charge without mass. Body can have mass without charge, मतलब neutral body, but can't have charge without mass. ये ध्यान में रखिए. बॉडी को मास हो सकता है विदाउट पोजेसिंग एनी चार्ज. ओके, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बॉडी को मास नहीं है लेकिन चार्ज है. दिस इज इम्पॉसिबल थिंग. एंड लास्ट थिंग इज दैट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट अभी किसी बॉडी को हमने अगर चार्ज किया तो उसका मास चेंज होगा क्या? ओके, ऑन चार्जिंग एनी बॉडी मास क्या होगा? ऑन चार्जिंग अ बॉडी मतलब पॉजिटिवली चार्ज किया या फिर नेगेटिवली चार्ज किया तो उसका मास क्या होगा? ऑन चार्जिंग ए बॉडी मास चेंजेस, मास चेंज होता है. ओके, भले ही वो कम अमाउंट में चेंज होता है लेकिन वो चेंज होता है. ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है. बट वेन एवर अ बॉडी चार्ज मास ऑलवेज चेंजेस. एंड उसमें भी कैसा है देखिए, व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस, and when it is negatively charged mass increases. Okay, उसमें क्या है, when positively charged क्या हो जाएगा? मास डिक्रीज हो जाएगा. and when negatively charged mass increases. ऐसा क्यों होता है आप बता सकते हैं क्या? Why does this happens? पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद मास डिक्रीज होता है, नेगेटिवली चार्ज करने के मास बाद इंक्रीज होता है. Why does this happens? Correct, because it happens due to electron gain or electron losing ना. सो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा.
सपोज 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे क्रिएट करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। सो 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का मास जितना है उतना मास क्या हो जाएगा, बॉडी से कम हो जाएगा। ओके, सो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे उतना मास बॉडी का कम होगा। नेगेटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा। ओके